राजा स्टूडेंट पैरामेडिक सिमर्स में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियोस में हमने टर्मिनोलॉजी कवर की थी और इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी कवर करने वाले हैं चेस्ट की। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम चेस्ट रेडियोग्राफी में पढ़ने वाले 8 व्यूज। फर्स्ट व्यू हमारा होता है चेस्ट एपी व्यू, सेकंड व्यू चेस्ट पीए व्यू, थर्ड व्यू हमारे पास है चेस्ट लेटरल, फोर्थ व्यू हमारे पास चेस्ट ओब्लिक व्यू, फिफ्थ व्यू हमारे पास चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू, सिक्स व्यू है चेस्ट लोडेटिक व्यू, सेवंथ व्यू है लेटरल डेक्यूपिटस व्यू एंड एट्थ व्यू हमारे पास डोर्सल डेक्यूपिटस व्यू। चेस्ट रेडियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, चेस्ट एरिया में आने वाली जितनी भी बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको रेडियोग्राफी में इंक्लूड करते हैं और उनमें होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। उनका हम डायग्नोस कैसे करेंगे, कौन कौन सी डिजीज आती है, कौन कौन सी पोजीशन हम इसमें लगाएंगे, कौन कौन सी डिजीज क्यों होती है क्यों नहीं होती है। ठीक है, वो सब कारण पढ़ेंगे, उसके बचाव पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले जो चेस्ट एरियाज में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास रिब्स आती है, 12 रिब्स हमारे ईस्ट साइड होती है। ठीक है, बीच में हमारे पास स्टर्नम बोन आती है, डायफ्राम आता है और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आता है, हार्ट आता है। इसके अलावा दो बोन हमारी क्लेविकल होती है और यहाँ पे हमारे होती है वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। एंड जो ये पूरा रिब केज वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आता है हमारे T1 to T12 वाली थोरेसिक बोन्स के अंदर। ठीक है, देन ये हम कवर करेंगे, आगे की अदर वीडियोस में हम आगे कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया चेस्ट रेडियोग्राफी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे चेस्ट एपी व्यू। तो चलो देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चेस्ट एपी व्यू के बारे में। तो चलो आओ देखते हैं। देखो चेस्ट रेडियोग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेस्ट एपी व्यू। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेशन कि हम इस व्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द इरेक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट व्यू इज एन अल्टरनेटिव टू द पीए। देखो चेस्ट एपी व्यू क्या होता है, एक अल्टरनेटिव होता है पीए का। जब कोई पेशेंट चेस्ट पीए नहीं कर हो पा रहा है तब हम उसकी जगह चेस्ट एपी व्यू करते हैं। ठीक है, द पेशेंट इज टू अनकंफर्टेबल टू स्टैंड और लीविंग द बेड, द एपी व्यू इज एग्जामिन। जब भी कोई पेशेंट अनकंफर्टेबल है खड़ा होने में, ठीक है, या प्रॉपर बेड साइड है, वो उठ नहीं पा रहा, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो चेस्ट है उसका एपी व्यू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे द लंग्स, बोनी थोरेसिक कैविटी, मीडिया स्टर्नम एंड ग्रेट वेसल्स। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू एड डायग्नोसिस। देखो सबसे पहले हम बोनी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि बोन जो हमारा रेडियोग्राफ है, चेस्ट रेडियोग्राफ है, उसमें बोन कौन कौन सी आएगी। ठीक है, रिब्स आएगी, स्टर्नम आएगी, ठीक है, क्लेविकल आएगी। उसके अलावा ब्लड वेसल्स, ठीक है, लंग्स हो गया, मीडिया स्टर्नम जो हमारे थोड़े से कैविटी के अंदर का पार्ट होता है, दैट इज मीडिया स्टर्नम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। आगे देखो, द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू एड डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट एंड वार्ड। इंटेंसिव केयर यूनिट एंड वार्ड का मतलब जब भी कोई पेशेंट आईसीयू पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो अपनी जगह से नहीं उठ पा रहा, या फिर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आया है जो खड़ा नहीं हो सकता, जो पीए पोजीशन करने में अनकंफर्टेबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एपी पोजीशन करवाएंगे। ठीक है, एंड एपी पोजीशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, क्लेविकल हो गई, एक्सेट्रा। दैट इसके आगे हम पढ़ेंगे इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द एपी प्रोजेक्शन will produce a magnified mediastinal shadow due to the increased distance of the heart from the image receptor and beam diversion। देखो जब भी हम इमेज रिसेप्टर से हर्ट की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो हमें इमेज मिलती है, उस इमेज में जो हर्ट है ना, वो मैग्नीफाइड दिखाई देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम एपी पोजीशन कर रहे हैं और पीए कर रहे हैं, दो पोजीशन हम कर रहे हैं, तो एपी पोजीशन में जो कैसेट होगी वो हमारी पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड पे लगी हुई होगी। ठीक है, एंड पीए पोजीशन में क्या होगी, पीए पोस्टीरियर टू एंटीरियर, हमारी जो कैसेट होगी वो एंटीरियर साइड होगी। ठीक है, हमको एंटीरियर साइड जो है वो कैसेट के हमारा टच में रहेगा पीए पोजीशन में, और एपी पोजीशन में पोस्टीरियर टच में रहेगा। बट जो हर्ट है हमारा, वो क्या है, हमारी बॉडी की थोरेसिक केज है, उसके एंटीरियर साइड यानी कि आगे की तरफ, लेफ्ट साइड आगे की तरफ क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो जब भी हम एपीयू करते हैं तो थोरेसिक साइड तो कैसेट रहेगी, तो हार्ट और कैसेट के बीच में का जो गैप है, उस गैप के कारण क्या होता है, जो इमेज होता है हार्ट का वो मैग्नीफाइड दिखाई देता है, हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है हमें। ठीक है, उसी कारण हमें हार्ट जो होता है उसमें बीमारी दिखाई देने शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पीए प्रोजेक्शन करते हैं। और जो एपी प्रोजेक्शन है वो हम आपको बता सकते हैं, जैसे हम 2 रेडियोग्राफ लेते हैं, आपको जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमें आपको 2 रेडियोग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, सेम पेशेंट के हैं, एपी और पीए। सेम पेशेंट के हम सुपाइन पोजीशन में हमने लिए हैं, एपी भी लिया है और पीए भी लिया है। इन दोनों रेडियोग्राफ में आप देख सकते हो कि जो हर्ट है उसकी शेडो पीए वाले रेडियोग्राफ में हर्ट की शेडो नॉर्मल है, एंड जो एपी वाला है उसमें हर्ट की शेडो बजाय अदर जो बोन्स है या अदर जो भी ऑर्गन है शो हो रहे हैं उनकी बजाय थोड़ा मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है। ठीक, हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक पोजीशन। जो हमारा पेशेंट है वो उसकी हम पोजीशन कैसे लगाएंगे जब भी कोई एक्सरे हम उसका करेंगे, चेस्ट एपी। ठीक है, तो आगे देखो रेडियोग्राफिक पोजीशन, पेशेंट इरेक्ट फेसिंग टुवर्ड द एक्सरे ट्यूब। जो हमारा पेशेंट है वो क्या है, इरेक्ट पोजीशन में जब हम उसका एक्सरे करेंगे, चेस्ट एपी इरेक्ट, ठीक है, तो क्या रहेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। और जो उसका हेड है, उसका फेस है, वो किस तरफ रहेगा, बिल्कुल एक्सरे ट्यूब की तरफ देखता हुआ रहेगा। ठीक है, उसके आगे देखो, विथ हिज बैक इन कंटेक्ट विथ कैसेट। जो उसकी बैक है, बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड जो है वो कॉन्टेक्ट किस में रहेगा, कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहेगा। पीछे की तरफ हम क्या लगाएंगे, पेशेंट की कैसेट लगाएंगे, तभी तो वो एपी हुआ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जो रेडिएशन है वो एंटीरियर साइड से आएगी और पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद दिस पोजीशन इज नॉट पॉसिबल टू गेट द पेशेंट इनटू इरेक्ट पोजीशन ड्यू टू इलनेस, एक्सरे इज डन इन सुपाइन एपी पोजीशन। अगर किसी भी कारण से पेशेंट हमारे इरेक्ट पोजीशन में नहीं है, वो नहीं खड़ा हो पा रहा, तो क्या करेंगे हम, पेशेंट की सुपाइन पोजीशन में हम उसका जो एक्सरे है, जो रेडियोग्राफी, वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो हमारी जो चेस्ट है वो एपी पोजीशन कैसी होगी, सबसे पहले पेशेंट खड़ा रहेगा, ठीक है, हाथ जो रहेंगे वो हमारा जो भी फ्रेम है, यानी कि जो कैसेट पीछे लगी हुई है, या तो हम उसके बाहर कर लेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट अपने कमर पे हाथ रखता है और उसके जो शोल्डर है वो डाउनवर्ड्स रहेंगे, डाउनवर्ड्स का मतलब है बिल्कुल डाउन रहेंगे और आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हुए रहेंगे ऐसे। ठीक है, क्लियर। अगर पेशेंट अपने शोल्डर, अपने जो इलियक क्रेस्ट वाली साइड है उस पर नहीं रख पा रहा है और जो फॉरवर्ड साइड है वो नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो हाथ है दोनों उनको फ्रेम से बाहर कर देंगे। कौन सा फ्रेम, जो हमारी कैसेट है, कैसेट में हमारा जितना एरिया आ रहा है उससे बाहर की तरफ हमारे हाथों को कर देंगे, जिससे कि जो हमारी स्केपुला है वो थोड़ी सी सेपरेट हो जाए। देन इसके आगे हम पढ़ेंगे, टॉप ऑफ द कैसेट शुड बी मोर देन 1 इंच बिलो द ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, द शोल्डर शुड बी ब्राउट फॉरवर्ड। मैंने अभी आपको बताया जो हमारे शोल्डर है वो फॉरवर्ड की तरफ रहेंगे, और जो हमारी कैसेट है वो क्या रहेगी, जो हमारा ओसिपिटल वाला, ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस वाला उभरा हुआ जो भाग है हमारा, इसके 1 इंच नीचे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इसके 1 इंच नीचे यानी कि यहाँ पे रहेगी, या फिर 2.5 या 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच बिलो हम हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इससे ऊपर भी कैसेट को रख सकते हैं। हमारी बात वही रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, सेंटर पॉइंट, द लेवल ऑफ T7 7 थोरेसिक वर्टिब्रा 7 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नोच। देखो जो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है, जैसे हम जो कोई भी रेडियोग्राफ कर रहे हैं, एग्जांपल चेस्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे एक्सरे ट्यूब हमारे सामने है, ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब का बिल्कुल सेंटर जो मिड वाला पार्ट होगा, हमारी जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें बीच में एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इतना ये एरिया होता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे सेंटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा कहाँ रहेगा, जो हमारी जुगुलर नोच है, ठीक है, उसके 7 सेंटीमीटर तो बिलो में रहेगा यहाँ पे, या फिर जो हमारी बैक है, जो T7 7 थोरेसिक वर्टिब्रा है उस पर रहेगा। सिमिलरली अगर आगे से हम अगर एपी करेंगे तो हमें उसे आगे से ही देखना पड़ेगा। जो सेंटर पॉइंट है, जो हमारी जो जुगुलर नोच है उसके जस्ट 7 सेंटीमीटर बिलो में बिल्कुल सिमिलरली पॉइंट मिलता है। ठीक है, देन उसके आगे हम पढ़ते हैं, कोलिमेशन, सुपीरियरली 5 सेंटीमीटर अबोव द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, जो कैसेट रहेगी, कोलिमेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ही जानो। जो कोलिमेशन होता है, कोलिमेट का मतलब कोलिमेशन होता है कोलिमेट करना, कि जब भी आप हमारे एक से ट्यूब है उसमें आप कितना एरिया खोल रहे हो, यानी कितना एरिया आप कवर कर रहे हो कोलिमेशन के लिए। जैसे एग्जांपल, आपने जो हमारी जो एक्सरेज निकलेगी उसमें से वो कितने एरिया को प्रॉपरली क्या करेगी, काउंटर करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोलिमेशन में मैंने इतना एरिया उसमें कवर कर लिया, ठीक है, तो जो हमारी जो रेडिएशन है, जो उसका बिखराव है वो इतने ही एरिया पे होगा। ठीक है,
और हमें हमेशा इतने जितना कोलिमेशन, जितना पार्ट हम ले रहे हैं किसी भी रेडियोग्राफी, चाहे हैंड का ले रहे हैं, तो जो भी पार्ट प्रॉपर जिस पार्ट का हमें एक्सरे करना है उतना ही कोलिमेशन हमें लेना होगा, जिससे कि जो अदर पार्ट है, जो सेफ पार्ट है जिसका एक्सरे हमें नहीं करना, उस पार्ट पे रेडिएशन डोज ना लगे। ठीक है, तो आगे देखो कोलिमेशन। तो जो कोलिमेशन रहेगा वो सुपीरियरली क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर अबो इससे, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट, inferior to the inferior border to the of the 12th rib या फिर डायफ्राम। देखो सबसे पहले सुपीरियरली आपने देख लिया 5 सेंटीमीटर अबोव द शोल्डर रीजन, एंड इंफीरियर नीचे वाला जो एरिया होता है वो क्या रहेगा, 12th रिब जो हमारी होती है, लास्ट वाली जो रिब होती है वहां तक, या फिर हम डायफ्राम तक भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या आगे पढ़ेंगे, लेटरल टू द लेवल ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट क्या होता है, हमारा जो स्केपुला वाला पार्ट होता है उसके एक एंगल होता है एक्रोमियम, पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट से मिलके बनता है। जो क्लेविकल होती है वो एक तरफ तो स्टर्नम से जुड़ती है और दूसरी तरफ जाके जुड़ती है एक्रोमियम प्रोसेस से। एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट जो हमारे यहाँ पे होता है शोल्डर पे। ठीक है, तो शोल्डर वाला जो एरिया लेटरल जो है वो इतना एरिया लेंगे। ठीक है, लेटरल जो है वो हम एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट वाला एरिया को लेटरली मानकर पूरा लेटरल पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ हम ये हमारा हो गया कोलिमेशन तक। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले रेस्पिरेशन सस्पेंडेड रहेगी, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही हम रेडियोग्राफ करते हैं, मान लो को पेशेंट है, हमने उसकी पोजीशन लगा दी, अब हम शूट करने वाले हैं, तो शूट करने से जस्ट 1 से 2 सेकंड पहले हम पेशेंट को ये कहेंगे कि आप सांस को अंदर लो, लंबी सांस लो और उसे रोक लो। जैसे एग्जांपल, लंबी सांस ली हमने और उसको रोक लो, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए। वो जरूरी इसलिए है कि जब भी हम चेस्ट एरिया का एक्सरे करते हैं तो उस टाइम पे जो एयर होती है, ठीक है, वो इसमें फोग या फिर हमारे जो एक्सरे फिल्म निकलती है ना, तो उसमें व्हाइट व्हाइट डॉट्स बना देती है, जिससे उसमें क्या होता है, हमें उसमें इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है लंग्स एरिया के अंदर। इसलिए इसका बहुत जरूरी है कि जब भी हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, एपी या पी है, उस टाइम पे जो हम सांस ले रहे हैं, लंबी सांस लेनी है और कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट को बोलना है कि आप सांस, लंबी सांस लेके रोक ले। बस जैसे आप शूट करो उसके बाद पेशेंट को आपको बोलना है कि आप सांस ले सकते हो। ठीक है, देन उसके आगे हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। उससे पहले एक बार हम इसको क्लियर करेंगे। सेंटर रे इज परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। जो हमारी सेंटर रे होती है ना, वो क्या होती है, इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर ही काम करती है। जैसे एग्जांपल, हमारी जो एक्सरेज है, जो हमारी जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज आ रही है, वो परपेंडिकुलर रहेगी इमेज रिसेप्टर, यानी कि कैसेट के बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगी। जैसे ये हमारी इमेज रिसेप्टर कैसेट है, एक्सरेज आई, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर इस पे टकराएगी। दैट इज कॉल्ड सेंटर रे इज परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। आगे हम देखते हैं इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। जैसा कि इसमें बताया गया है, जो हमारी फिल्म है, ठीक है, अगर हम उसकी जो लंबाई है, फिल्म की जो लंबाई है, अगर वो ज्यादा रख के उसकी चौड़ाई अगर हम कम रखेंगे तो वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जाएगा। उसी तरह अगर हम उसकी जो लंबाई है वो कम करके चौड़ाई को ज्यादा करते हैं तो वो लैंडस्केप वाले पोर्ट्रेट में जाएगा। जो कि हम, हमारा चेस्ट है, हम दोनों ही प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोजर। एक्सपोजर केवी या एमएस। केवीपी का मतलब होता है क्वांटिटी और एमएस का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, केवीपी का मतलब होता है क्वांटिटी और एमएस का मतलब होता है क्वालिटी, कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी रेडिएशन दे रहे हैं। देखो जैसे बताया गया है कि एमएस 20 to 25 एंड केवीपी 60 to 70। देखो ये एक आइडियल जो केवी और एमएस है वो है। तो इसमें देखो जैसे 100 एमए या 150 एमए पे हम इस पे काम कर सकते हैं। बट अगर एमए होती है टेक्निक, अगर आप उसे इंक्रीज करते हो 200 एमए 300 एमए, तो जो ये एक्सपोजर फैक्टर है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रिड या एफएफडी। एफएफडी क्या होती है, सबसे पहले एफएफडी के बारे में देखेंगे हम। एफएफडी 180 सेंटीमीटर। हम एफएफडी को 180 सेंटीमीटर ही क्यों लेंगे, ठीक है, ये एक आइडियल एक रेशो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एफएफडी का मतलब होता है फिल्म टू फोकल डिस्टेंस, यानी कि फिल्म का मतलब होता है पेशेंट जो इमेज रिसेप्टर के पास खड़ा है, और फोकल डिस्टेंस यानी कि जहां से एक्सरे ट्यूब रेडिएशन देगी हमें। ठीक है, तो पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के बीच की जो दूरी है,
वो कितनी होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारी जितनी बॉडी के ऑर्गन्स है उनकी जो साइज है वो रेडियोग्राफ में एक्यूरेटली आएगी। क्लियर। देन उसके आगे हम पढ़ते हैं ग्रिड। ग्रिड हमने आपको बताया हुआ है, जो ग्रिड होती है वो स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस का मतलब होता है जब भी हमने एक्सरे शूट किया है, शूट करने के बाद हमारे पास एक्सरे रेडियोग्राफ आता है, उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस रेडियोग्राफ में हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, बीमारी कौन सी है, फ्रैक्चर है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो हमें उसमें रिपोर्ट में नोट डाउन करना होता है। तो इसके लिए रेडियोग्राफिक अपीयरेंस जरूरी है। तो देखते हैं हमें चेस्ट में क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले एंटायर लंग फील्ड शुड बी विजिबल, यानी कि जो हमारी लंग्स है उसकी जो एरिया है, एंटायर एरिया है, वो हमें क्लियरली विजुअलाइज होगा। 3 पोस्टीरियर रिब्स शुड बी सीन अबाउट द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लेविकल, यानी क्लेविकल जो हमारी बोन है, ब्यूटी बोन जिसे हम बोलते हैं, उसके सुपीरियर वाले हिस्से में हमें क्या दिखाई देगी, 3 पोस्टीरियर, पीछे वाली जो रिब्स है वो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट, चिन शुड नॉट बी सुपर इम्पोज एनी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो चिन है, ये हमारे चिन है, चिन वाला जो एरिया है ये हमारे चेस्ट एपी के किसी भी एरिया को सुपर इम्पोज नहीं करता। सुपर इम्पोज का मतलब होता है जब भी कोई एक बोन या कोई एक पर्टिकुलर एरिया किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लेता है। जैसे ये कोई एरिया, ये हमें रेडियोग्राफ में देखना है, बट इसके ऊपर दूसरी बोन आ गई, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोज, यानी इसको सुपर इम्पोज कर लिया। ठीक है, ऐसा ये चिन्ह नहीं करता। नेक्स्ट, रिब्स एंड थोरेसिक केज आर सीन, हमारे रिब्स और रिब्स से सराउंडिंग पूरा थोरेसिक केज वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। क्लियर, जैसे स्टर्नम हो गई, हमारे रिब्स हो गई, ठीक है, क्लेविकल हो गया, क्लियर दिखाई देंगे। नेक्स्ट, लंग्स शुड बी विजिबल, हार्ट शेडोज इज विजिबल। देखो लंग्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे, लंग्स की जो वेसल्स है वो थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई देगी, और जो हार्ट है, जो हार्ट की शेडो है वो हमें क्लियरली दिखाई देगी लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा था चेस्ट एपी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्लस हमारे जो चेस्ट है, एपी है, इसमें डिजीज कौन कौन से, देखो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है लंग अपाइसिस में, जैसे हमें टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लंग अपाइसिस में। ठीक है, उसके अलावा हमारे फ्रैक्चर हो गया, कोई फोरिजन बॉडी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला गया, जैसे एग्जाम्पल कोई नीडल हो गई या फिर कोई टुकड़ा हो गया किसी मेटल का जो हमारे बॉडी में चला गया। ठीक है, तो फोरिजन बॉडी पार्टिकल क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है बट वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, दैट इज कॉल्ड फोरिजन बॉडी पार्टिकल। ठीक है, तो ये फोरिजन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर आ गई हो तो ये सब चीजें देखने के लिए करती है। या फिर निमोनिया हो गया, ठीक है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां है जैसे हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, हमारे लंग फील्ड के अंदर पानी भर जाना, हवा भर जाना, इन सबको देखने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट एपी व्यू करते हैं। चेस्ट एपी जो व्यू होता है वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर अगर एग्जाम की तरफ से अगर हम इसे देखें तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर वाई प्रैक्टिकल जो भी हमारे होते हैं हमारे एग्जाम के बाद, तो उसमें भी चेस्ट एपी से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे हमारे रेडियोग्राफिक अपीयरेंस हमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे ओरिएंटेशन पूछ सकते हैं, एक्सपोजर फैक्टर पूछ सकते हैं, एफएफडी तो पूछते ही है, वो तो नॉर्मल है, एफएफडी तो पूछेंगे कि वो कंफ्यूज करते हैं 180 या 120, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म थी, ये पूरा हमने चेस्ट एपी, इसके जो नोट्स है वो भी आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे चेस्ट एपी है वो पीए जो हमारा जो भी उससे थोड़ा कम हम रेफर करते हैं, जो पेशेंट है उनको वो हम इसलिए कम रेफर करते हैं क्योंकि जो एक्यूरेट है वो हमें चेस्ट पीए में देखने को मिलता है कंपेरेटिवली एपी के। ठीक है, मैंने आपको एपी में थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें सुपाइन एपी के अंदर हमें जो हार्ट है उसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए क्या होता है हम मोस्टली ज्यादा पीए प्रेफर करते हैं कंपेरेटिवली एपी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आज जो अगला व्यू है चेस्ट पीए वो कवर करने वाले हैं।